स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले भी इस चैप्टर का एक पार्ट बन चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि पैसा क्या होता है। किसान और सूसेलर के एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये भी समझा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के साथ क्या समस्याएं हैं और पैसा इन समस्याओं को किस तरीके से दूर करता है। तो आइए जल्दी से हम लोग पार्ट 1 के वीडियो को समराइज कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है। ये पैसा हम लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं दुकानदार को। सूसेलर और किसान के एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये भी समझा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां दो इंसान एक दूसरे के सामान को खरीदना चाहते हैं और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे यह एक लेंदी प्रोसेस है, दूसरा यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और पैसा इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करता है। किस तरीके से दूर करता है? तो पैसा एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर की तरह काम करने के कारण किसान जो कि जिसके पास पैसा है वो उस पैसे को लेके कहीं भी चला जा रहा था और उस पैसे से अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीद ले रहा था। दूसरी तरफ पैसा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के लेंदी प्रोसेस को भी सॉल्व कर देता है। तीसरा, पैसा टाइम भी बचाता है। ये पार्ट 1 के वीडियो का समरी था। आइए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्या पैसा हमेशा से इस दुनिया में था? जब पैसा नहीं था तब दुनिया कैसे चलती थी? तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बिटकॉइन, डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण जैसे टॉपिक्स को भी बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में पैसा हमेशा से नहीं था। जब आदि मानव पहली बार इस धरती पर आए तो उनकी जरूरतें भी सीमित थी, इसलिए उनको पैसे का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, लोग एक दूसरे से सामान लेने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का प्रयोग करते थे, जिसको कि हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में समझ चुके थे। थोड़ा और जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो फिर पैसों का यूज शुरू हो गया। आज हम लोग पैसे को किस तरीके से देखते हैं? करेंसी नोट के रूप में देखते हैं। नोट जैसे कि 10 के नोट हो, 20 के नोट हो, 50, 100, 500, 2000 के नोट हो, या फिर सिक्कों के रूप में देखते हैं। डिजिटल मनी के रूप में भी देखते हैं हम लोग। आज हम लोग डिजिटल मनी के बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। डिजिटल मनी यानी कि जैसे कि हम लोग एटीएम कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग है, इन सब का भी प्रयोग करते हैं ना पेमेंट करने के लिए, तो ये सब भी है। लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं था। एक ज़माना ऐसा था, एक समय ऐसा था इस धरती पर जब पैसे का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि आज के समय में है। उस समय लोग अपना काम कैसे चलाते थे? उस समय लोग एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज कर लेते थे। सामान में क्या हो सकता था? जैसे अनाज हो सकता था, कोई जानवर हो सकता था। जानवर में जैसे गाय होगी, कोई किसी को अपनी गाय दे दिया और उसके बदले में उससे सामान ले लिया। ये सारे तरीके थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई वैसे वैसे पैसे का यूज होना भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हमेशा रॉकेट साइंस ही टेक्नोलॉजी है, ठीक है? ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है। ये टेक्नोलॉजी का मतलब आप सिर्फ यह सोचकर मत बैठ जाइएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कि साइंस की बुक या फिर साइंस के लैब से ही जुड़ा हुआ है, या फिर जो बड़ी बड़ी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, रॉकेट टेक्नोलॉजी है, ये सारी
जैसे जैसे इंसान अपनी सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस करते गया, नई नई चीज़ों का आविष्कार सीखते गया, करते गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती चली गई। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शुरुआत में जब इंसान धरती पर आया, उस समय वो कैसे खाता था? खाना कच्चा खाता था। ये बात तो हम लोग को बेसिक छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन एक बार कभी क्या हुआ होगा कि किसी जंगल में आग लग गई होगी और उस आग में कोई मांस का टुकड़ा गिर गया होगा, और इस जले हुए मांस के टुकड़े को जब उस इंसान ने खाया होगा तो उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा होगा। तो उसको क्या पता चला कि आग में पका हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, और इसके बाद आग का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि आग का इस्तेमाल करना वो अचानक से शुरू कर दिया, वो हम लोगों ने सीखा है ना पहले की क्लास में कि उसने कोई पत्थर घसा, पत्थर घसने के बाद कोई चिंगारी उत्पन्न हुई, इससे आग का उसने आविष्कार किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आग का आविष्कार भी उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी ही थी। फिर जैसे उसने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, यहाँ पर पत्थरों से हथियार बनाना भी एक टेक्नोलॉजी ही थी। तो इसी तरह जिस दिन इंसान सामान का, ऑब्जेक्ट्स का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का उपयोग छोड़कर आगे बढ़ा, सिक्कों को ढालना शुरू किया, उस दिन भी टेक्नोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब सिक्के ढाले कैसे जाते थे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये सिक्के उस समय प्रीसियस मेटल्स यानी कीमती धातु क्या हो सकता है? आज के डेट में भी कीमती धातु क्या है? सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। आप कुछ और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। ये सारे कीमती धातु थे। तो उस समय मैक्सिमम यूज़ किस धातु का होता था? सोना का और चांदी का। इसी से सिक्के बनाए जाते थे। तो इन मेटल्स को क्या किया जाता था कि ढाला जाता था, उनको गर्म करके और कोई खास शेप दे दिया जाता था, ठीक है। आज भी हम लोग करते हैं ना, भट्ठी में जब लोहा को पिघलाया जाता है तो आप देखते हैं कि उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सोना को पिघला के होता है ना कि सोने के ज्वेलर्स जो होते हैं वो सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। तो उस समय भी सिक्का को बनाने के लिए क्या किया जाता था कि ढालकर, मेटल्स को ढालकर, जैसे सोना है, चांदी है, इनको ढालकर फिर सिक्के बनाए जाते थे। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी जानकारी के लिए बता दें टॉपिक, कि जब सिक्के बनाए जाते थे इस तरह ढाल के, तो उस पर क्या किया जाता था कि अलग अलग तरीके के पिक्चर्स बना दिए जाते थे। जैसे किसी सिक्के पे मछली का फोटो बना दिया गया, ठीक है, किसी सिक्के पे पेड़ का फोटो बना दिया गया, किसी पे कोई फूल का बना दिया है, किसी पे कोई अन्य सिंबल बना दिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो सिक्के थे इस तरीके से बने। अच्छा, ये जो सिंबल्स बनाने का तरीका था, ऐसा नहीं कोई गढ़ के बनाया, इस तरीके से नहीं था। बस कोई एक बहुत उस समय टेक्नोलॉजी प्राइमरी स्टेज में था, तो ऐसा कोई गढ़ने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी आज की तरह तो था नहीं, ठीक है। तो बस कोई एक मोहर की तरह, स्टाम्प की तरह उस पर दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर स्टाम्प लगा के, जिसमें अलग अलग सिंबल्स होते थे, मछली, पेड़, etc का। तो ऐसे सिक्कों को पंच मार्क्ड कॉइन्स या हिंदी में इनको आहत सिक्के कहा जाता था। हालांकि ये आपकी बुक में है नहीं, एनसीईआरटी के चैप्टर में ये आपको नहीं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नहीं पूछा जाएगा, क्लास 10 में तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि आज के जो नोट या करेंसी हैं, 10 के नोट, 20 के नोट, या फिर जो सिक्के हैं, इनसे अलग तरीके के सिक्के यूज होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। और यहाँ पर आपको जान के एक बड़ा आश्चर्य होगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। इस कहानी को सुनकर आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इस कहानी को आप सुनिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि सिक्के बनाने के लिए प्रीसियस मेटल्स जैसे कि सोना या चांदी का यूज़ किया जाता था। तो उस समय क्या है, एक समय हिंदुस्तान में ऐसा भी था जब सिक्के
चमड़े के बनते थे। चौंक गए ना? चमड़े के सिक्के, कॉइन्स फ्रॉम लेदर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल आप चौंक गए होंगे। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं कि चमड़े के सिक्के की शुरुआत हिंदुस्तान में कैसे हुई। ये कहानी है बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं की। मुगल बादशाह हुमायूं का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुगल वंश के जो शुरुआत के राजा थे उनमें मुगल बादशाह हुमायूं का नाम आता है। तो एक बार की बात है, मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी, इनके बीच लड़ाई हुई। तो मुगल बादशाह हुमायूं जो थे, इनकी हालत युद्ध में बहुत अच्छी नहीं थी, इनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। भागते भागते ऐसा हुआ कि रास्ते में इनको अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाना पड़ा। ठीक है, और ये डूबने लगे तो इनकी जान बचाने के लिए एक भिस्ती कहा जाता है, जो पुराने समय में क्या होता था कि आज की तरह तो टंकी वगैरह होते नहीं थे या घर घर नल तो होता नहीं था कि ऐसे नल खोला और पानी उसमें आने लगा। तो लोगों को पानी पिलाने के लिए एक अलग से आदमी होता था, एक स्पेशल पेशा था, ऑक्यूपेशन था, इसको भिस्ती नाम दिया गया था। तो एक भिस्ती था, वो क्या करता था कि अपने ये कंधे पर एक मग या जग के टाइप का बड़ा सा लंबा पाउच की तरह रखता था, उसमें पानी डालकर चलता था और रास्ते में जहाँ जो लोग प्यासे मिले उनको पानी पिलाता था। तो ये भिस्ती, जब बादशाह हुमायूं गंगा में कूद गए तो डूबने लगे, तो भिस्ती कूद के पानी में इनकी जान बचाए। बादशाह बड़े खुश हो गए, मुगल बादशाह थे, और आप तो जानते हैं कि जब बादशाह खुश हो जाए तो इनाम में कुछ भी दे सकते हैं। तो उस समय इन्होंने क्या किया, उस भिस्ती को अपना परिचय देते हुए दिल्ली बुलाया, दिल्ली दरबार में। कुछ दिनों के बाद जब वो भिस्ती दिल्ली दरबार में गया तो जरा वो सीन इमेजिन कीजिए कि सीन क्या है कि मुगल दरबार सामने में लगा हुआ है और राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं और एक भिस्ती वहाँ पर जाता है। जैसे ही हुमायूं उस भिस्ती को देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि यही वो आदमी है, यही वो इंसान है जिसने मेरी जान एक दिन गंगा नदी में डूबने से बचाई थी। और बादशाह उसको इनाम में पता है क्या देते हैं? इनाम में मुगल बादशाह हुमायूं ने उस भिस्ती को पूरे हिंदुस्तान का एक दिन का सम्राट, बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, आप अगर उस जगह पर रहते तो आपको तो बस मजा आ जाता है कि एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बनने का या फिर किंग बनने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और उस भिस्ती ने क्या किया, उस एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो सिक्का चलाया वो सिक्का बना हुआ था चमड़े का, लेदर का। ये थी आपकी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि अभी आप लोग जाने। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे इससे पहले, इस कहानी से पहले? कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग सीख क्या रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि पुराने ज़माने में जो सिक्के होते थे वो बने होते थे सोने चांदी जैसे प्रीशियस मेटल्स के। ठीक है, अब ये तो हुई पुराने समय की बात। अब हम लोग सीखते हैं कि आज के समय में सिक्कों का क्या स्वरूप है, आज सिक्के किस तरीके के होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यह आ गया होगा कि आज के समय में जो सिक्कों के रूप हैं वो हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हो सकता है करेंसी नोट्स, दूसरा हो सकता है सिक्के, या तीसरा हो सकता है क्या, डिजिटल मनी। ठीक है, ये 3 तरीके हो सकते हैं और हम इन तीनों पर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सिक्कों के बारे में समझते हैं कि सिक्के क्या है। सिक्के आज हमारे देश में मैक्सिमम गोल शेप में ही बनते हैं। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सिक्के जो थे स्क्वायर शेप में भी बनते थे, कुछ हेक्टागन ऑक्टागन शेप में भी बनते थे, लेकिन आज के जो मैक्सिमम सिक्के हैं राउंड शेप में ही बनते हैं। ठीक है, और ये सिक्के कौन कौन से डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, किस किस मूल्य के हो सकते हैं? 1 के, 2, 5, 10। ठीक है, ये सिक्के हैं। और ये सिक्के जहाँ ढाले जाते हैं, जहाँ बनाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है पता है? टकसाल हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है मिंट। मिंट, ध्यान रखिए, इस शब्द से कुछ ध्यान आया? रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, मनी हाइस्ट, याद नहीं है? बहुत पॉपुलर सीरियल है, आप लोग जरूर देखिए। मेरा उस सीरियल का जो फेवरेट कैरेक्टर है वो प्रोफेसर है। तो ध्यान रखिए दोस्तों
कि सिक्के किस चीज़ से बनाए जाते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये सिक्के आज के डेट में जो बनाए जाते हैं हमारे देश में जो प्रचलन में है, ये मैक्सिमम मेटल्स या एल्वाइज से बनाए जाते हैं, धातु या मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे भारत सरकार के द्वारा मिंट की स्थापना की गई है, टकसाल की स्थापना की गई है। और ध्यान रखिए कि ये नोट हो या करेंसी हो, इनको प्रिंट करने का अधिकार, छापने का अधिकार केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है। इसको न तो कोई आदमी अपने तरफ से पर्सनली या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार प्रिंट नहीं कर सकती है। केवल भारत सरकार को ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है कि वो नोट प्रिंट कर सकती है या सिक्के ढाल सकती है। तो भारत सरकार ने अपने इस राइट का यूज़ करके देश में अलग अलग जगहों पे मिंट की स्थापना की है। ऐसा ही एक मिंट दिल्ली से सटे नोएडा में है। तो ये तो थी सिक्कों की बात। आइए अब हम लोग समझते हैं करेंसी नोट्स के बारे में कि करेंसी नोट क्या है। दोस्तों, आज हमारे देश में करेंसी नोट्स भी 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के रूप में चल रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इससे पहले तो 500 और 1000 के नोट भी थे। जी बिल्कुल थे, लेकिन वो 500 के पुराने नोट थे और 1000 का भी जो नोट था वो पुराना ही था। लेकिन आप सभी को तो पता ही होगा कि अचानक से एक दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पे आए और क्या बोले कि मित्रों, आज रात्रि 8 बजे से 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं वो सारे नोट बंद किए जाते हैं। ठीक, ये घटना जो थी डीमोनेटाइजेशन कहलाई, विमुद्रीकरण कहलाई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आइए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उस पर आने से पहले हम लोग एक बहुत छोटा सा लाइन जो हम सभी के नज़र के सामने हमेशा होता है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं या फिर कभी देखते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। इस लाइन को हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये देखिए, इस एक नोट का फोटो आपके सामने डाला गया हुआ है। इस नोट पे एक लाइन लिखा गया हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या फिर मैं धारक को 100 रुपये, 200 रुपये, आप जो भी नोट लीजिएगा, 200 का नोट लेते हैं तो 200 रुपये, अगर 2000 का नोट लेते हैं तो 2000 रुपये, ये लिखा रहेगा कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन क्या है और ये वचन दे कौन रहा है, हम लोग इसी बात को यहाँ इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि इस वचन का मतलब क्या है। आप एक चीज इमेजिन कीजिए, जरा सोच के देखिए कि ये नोट जो 10 का या 20 का या जो और भी नोट है आपके हाथ में है, ये नोट है क्या। जब हम लोग ठीक से सोचेंगे तो सोचेंगे कि यह तो बस कागज का एक टुकड़ा है। कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ इसका वैल्यू है नहीं। जिस तरह के कागज के टुकड़े आपकी कॉपी में है, आपकी किताब में है, उसी तरह का कागज का एक टुकड़ा तो यह भी है। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि आपकी किताब में जो कागज का टुकड़ा है, आपकी कॉपी में जो कागज का टुकड़ा है, उसका वैल्यू ज्यादा नहीं है या फिर न के बराबर है और इस रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, यहीं पर बात आ जाती है उस वचन की। ठीक है, अब फिर से समझिए कि इस वचन का क्या मतलब है। यानी भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ आपसे प्रॉमिस किया है, आपको ये वचन दिया है कि आप जब भी इस नोट के टुकड़े को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जाते हैं, तो कोई भी इंसान इस देश का इस नोट को लेने के लिए आपको मना नहीं कर सकता है। यानी अगर आप इस नोट को लेके किसी बुक की दुकान पे जाते हैं और बुक वाले को बोलते हैं कि ये नोट ले लो, मुझे बुक दे दो, तो वो बुक वाला इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि नहीं, हम इस नोट को नहीं लेंगे, आप कोई दूसरा चीज़
हमको दीजिए। ठीक है, ये बात वो नहीं कर सकता। ठीक, भले दोस्ती यारी में ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में देखे थे कि दोस्ती यारी में तो उधार भी चल रहा था, तो उस वहाँ पर आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, हम बस कानूनी रूप से बात कर रहे हैं। ठीक है, लीगल फॉर्म में वो मना नहीं कर सकता है। दोस्ती यारी में तो मना बोल सकता है कि ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड में जैसे हम लोगों ने देखा था कि किसान अपना अनाज सू सेलर को दे रहा था, या सू सेलर अपना जूता किसान को दे रहा था, वो वाला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, लीगल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं तो लीगली ही बात करेंगे। कोई भी इंसान इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। और आपके मन में तुरंत क्वेश्चन होगा कि अगर मना कर दिया सर तो फिर क्या होगा? अगर मना कर दिया तो उसको जेल की सज़ा होगी। उसको जेल जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाने में जाना है और बोलना है कि ये फला आदमी मेरा नोट लेने से मना कर रहा है, मेरे से पैसा नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि ये पैसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो इसके बाद उस आदमी को जेल हो सकती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर दोस्तों कि वचन देने का यही मतलब हुआ। ठीक है, कि सरकार ने वचन को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसको आप एक गारंटी के रूप में देख सकते हैं कि सरकार ने आपको एक गारंटी दे दी कि ये कागज़ का टुकड़ा तुम लेके जाओ, कोई इस टुकड़े के बदले तुमको सामान देने के लिए मना नहीं करेगा। ठीक, अच्छा ये मत सोचिए कि कोई सामान का दाम मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है या फिर उससे भी ज़्यादा है और आप उसको 10,000 या 20,000 ही रुपया दे रहे हैं, या फिर 100 का एक नोट लेके उसको दे रहे हैं। नहीं, उस सामान के मूल्य के बराबर, प्राइस के इक्वल में आपको पैसा पे करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये गारंटी दे कौन रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ये तो होगी गारंटी की बात। और एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हो कि गवर्नमेंट अगर इस गारंटी को वापस ले ले तो पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आंसर तो आपको पहले से ही पता है। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मोदी जी ने गारंटी वापस ले ली थी 500 और 1,000 की? क्या कहा था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे कहने का मतलब है कानूनी रूप से ये वैध नहीं रहेंगे। सरकार ने अपनी गारंटी जो 500 या 1,000 के नोट पर दी थी वो गारंटी ही वापस ले ली। गारंटी वापस, उसके बाद वो 500 1,000 का नोट क्या बन गया? आपकी कॉपी और किताब में पड़े हुए उस कागज के टुकड़े के बराबर ही बन गया। ठीक है, यही तो अंतर है आपकी किताब और कॉपी के पन्ने, किसी साधारण पन्ने और उस नोट के पेज की। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने गारंटी देकर आपको क्या किया है? उस पेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और उसको रुपया बना दिया है। यही तो कारण है कि हर कोई पैसा पैसा ही करता है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये नोट प्रिंट कहाँ होते हैं। दोस्तों हमारे देश में 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर भारत सरकार के वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। और 1 रुपये का नोट छोड़ के बाकी जितने भी तरह के नोट हो, 2, 5, 10, 20, 50 या जो भी आप सोच सकते हैं, उन सारों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर एज फॉर जीके के नॉलेज के से भी आपके लिए जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं है, आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे के लिए आपको जानकारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से सिक्के हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट टकसाल में, मिंट में प्रिंट करवाती थी, उसी तरीके से गवर्नमेंट जो नोट है वो भी प्रिंट करवाती है। इसके लिए स्पेशल पेपर आता है और हमारे देश में अनेक जगहों पे नोट के प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बनवाया है। ऐसा ही एक प्रिंटिंग प्रेस हमारे देश में मध्य प्रदेश में देवास नाम के जगह पर है। तो ये तो थी बात नोट और सिक्कों की। अब हम लोग आते हैं डिजिटल मनी की तरफ, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। डिजिटल मनी, वर्चुअल करेंसी, ये सब क्या है? दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, आपके पास, चलिए मान लेते हैं आप तो अभी बच्चे हैं, आपके पास मे भी नहीं भी हो तो आपके फैमिली मेम्बर में से किसी के पास होगा। तो उस एटीएम कार्ड में
क्या वो एटीएम कार्ड पैसा है? आप अपने हाथ में एक 2000 का नोट ले लीजिए और एक तरफ एटीएम कार्ड ले लीजिए। ये 2000 के नोट का शक्ल कुछ अलग है और इस नोट का इस एटीएम कार्ड का शक्ल कुछ अलग है। तो ये 2000 का नोट लेके हम किसी दुकान पे जाएंगे तो तुरंत सामान खरीद के ला सकते हैं, लेकिन हम ये एटीएम कार्ड लेके किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या सामान खरीद के वापस आ सकते हैं? तुरंत नहीं। तब तक वापस नहीं आ सकते हैं जब तक हम एटीएम मशीन में उस एटीएम कार्ड को लगा के पैसे वापस बाहर नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि एटीएम कार्ड जो है उसमें जो मनी है उसके अंदर वर्चुअल नंबर्स के रूप में लिखा गया हुआ है, वर्चुअल नंबर्स के रूप में इंक्लूड है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट्स के बारे में, बैंक क्या होता है, बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, बैंक कैसे काम करता है, हम लोग इस वीडियो के 3rd पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्चुअल मनी के बारे में। बिटकॉइन का भी नाम आपने सुना होगा। बिटकॉइन वैसे आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। अगर इस वीडियो में शामिल करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत अभी तक लंबा हो चुका है। तो बिटकॉइन को भी हम लोग सिंपल में समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके हाथ में जब करेंसी नोट आता है, पैसा आता है, 10 या 20 का नोट है या कोई अन्य नोट हो, तो आप उस नोट को छू कर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप बिटकॉइन को छू कर महसूस नहीं कर सकते। बिटकॉइन जस्ट एक नंबर है। जैसे आपके कंप्यूटर पे अगर आपको या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पे अगर दिखा रहा है कि आपके पास 10 बिटकॉइन है, ठीक है, तो ये बस एक नंबर है। एक बिटकॉइन अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो 10 + 1 11 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं। इन नंबर्स को आप छू नहीं सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग करेंसी नोट को छू सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं, उस तरीके से आप इस बिटकॉइन को छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिटकॉइन को वर्चुअल करेंसी कहा गया है, यानी एक ऐसी करेंसी जिसे हम लोग छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं, बस उसको नंबर के रूप में देख सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। हम लोग डिजिटल मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल मनी के कुछ अन्य रूप हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज़ हो सकता है। आजकल तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि स्कैन के थ्रू भी हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे, ETC, अलग अलग इन सारी चीज़ों से हम लोग पेमेंट करते हैं। ये सारे भी डिजिटल मनी के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मनी, आखिरकार डिजिटल मनी की शुरुआत हुई ही क्यों? बहुत सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नकद में हो, कैश में हो, तो हमेशा चोरी का डर रहता है, कोई चोर चुरा लेगा, या फिर खोने का भी डर रहता है। आप लेके जा रहे हैं, रास्ते में पर्स गिर गया, तो फिर आप क्या कीजिएगा? चोरी का डर से बचने के लिए, खोने के डर से बचने के लिए डिजिटल मनी का यूज लोगों में धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे डिजिटल मनी और भी ज़्यादा पॉपुलर होता गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आइए, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको जल्दी से बस 1 मिनट के अंदर समराइज कर लेते हैं। पहले के ज़माने में जो पैसे होते थे, सिक्के, ये प्रीशियस मेटल से बनाए जाते थे। उससे भी पहले की बात करें तो सामान के एक्सचेंज के द्वारा ही क्या होता था कि लोग एक दूसरे से सामान का एक्सचेंज कर लेते थे, इससे ही लोगों का काम चल जाता था। तब पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, पैसे की ज़रूरत सामने आई, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या थे? हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में देखा, हम लोगों ने करेंसी के बारे में देखा, डिजिटल मनी के बारे में भी देखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये इस वीडियो का पार्ट 2 था। फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।